हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूएस्ट एडवांस्ड क्लास 3 से चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है द विचेस। तो क्या आप सब बता सकते हैं कि विचेस को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तो विचेस को हम लोग हिंदी में डायन या चुड़ैल कहते हैं। और ये जो विचेस होती हैं वो क्या करती हैं? ये काला जादू करती हैं। दे आर बैड मैजिशियंस। ये काला जादू करने वाले डायन और चुड़ैलें होती हैं। चलिए हम लोग इस स्टोरी को पढ़ते हैं और इसके लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले आपके बुक में दो चीजें दी गई हैं। एक है लिटरेरी एप्रिसिएशन और दूसरा है वार्म अप। पहले इन्हें हम कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कहानी की तरफ आगे बढ़ेंगे। द टेक्स्ट यू आर गोइंग टू रीड इज एन एक्सट्रैक्ट। जो कहानी, जो स्टोरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो एक एक्सट्रैक्ट है। अब आगे बताया गया है कि आखिर एक एक्सट्रैक्ट होता क्या है। एन एक्सट्रैक्ट इज अ शॉर्ट पैसेज फ्रॉम अ बुक, अ मूवी और अ पीस ऑफ म्यूजिक। तो एक एक्सट्रैक्ट जो है वो किसी भी किताब से, किसी भी मूवी से या किसी भी म्यूजिक से लिया गया एक छोटा सा हिस्सा होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है। It sums up the entire idea of a longer story that a reader or audience would come across। और एक्सट्रैक्ट का काम क्या होता है? जब आप किसी एक्सट्रैक्ट को पढ़ते हो तो आपको पूरे के पूरे नोवेल, पूरे के पूरे स्टोरी और पूरे के पूरे म्यूजिक या पूरे के पूरे मूवी के बारे में आपको पता चल जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोई भी अगर मूवी रिलीज होता है तो उस मूवी के पहले ट्रेलर आता है। तो ट्रेलर को हम लोग एक एक्सट्रैक्ट समझ सकते हैं। ट्रेलर देखने के बाद हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो ये काम होता है एक्सट्रैक्ट का। अब हम लोग देख लेते हैं वार्म अप सेक्शन को। वार्म अप सेक्शन में हमसे 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? डू यू बिलीव इन मैजिक? क्या आप जादू में विश्वास करते हो? दूसरा क्वेश्चन क्या है? डू यू नो इट कैन बी बोथ गुड एंड बैड? क्या आप जानते हैं कि मैजिक जो है, जादू जो है, वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है? और तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू डू इफ यू कम अक्रॉस अ बैड मैजिशियन? और यदि आपका सामना किसी काले जादूगर से हो जाए, मतलब किसी ऐसे मैजिशियन से हो जाए जो काला जादू करता हो, तो आप उसका सामना कैसे करेंगे? आप क्या करेंगे? और इन तीनों क्वेश्चन को कैसे डील करना है? सो वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड टेक टर्न्स टू टॉक अबाउट इट। तो आपको क्या करना है? अपने क्लासमेट का एक छोटा सा ग्रुप बनाना है और बारी बारी से इन तीनों क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करना है। अब क्योंकि हमने इन चीजों को डिस्कस कर लिया, अब हम लोग स्टोरी की तरफ आगे बढ़ेंगे। नाउ दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट बैड मैजिशियंस, अब क्योंकि हमने बैड मैजिशियंस, जो काले जादू करने वाले मैजिशियंस होते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। लेट अस बी अ पार्ट ऑफ दिस स्टोरी टेलिंग सेशन। चलिए अब हम लोग इस स्टोरी टेलिंग सेशन का एक हिस्सा बनते हैं। मतलब हम लोग कहानी को सुनने का काम करते हैं। कोई नैरेटर है जो कहानी हमें सुना रहा है, उसका हमें एक हिस्सा बन जाना है। The narrator's Norwegian grandmother tells the narrator, who is an 8-year-old boy, a tale that revolves around Norwegian witches, its black forest and icy mountains। तो बताया गया है कि इस स्टोरी का जो नैरेटर है वो मात्र 8 साल का एक लड़का है। तो ये पूरी कहानी किसके द्वारा हमें बताया गया है? तो उस 8 साल के एक लड़के के द्वारा बताया गया है। और वो लड़का कहता है कि उसकी दादी कहाँ की रहने वाली थी? तो नॉर्वे की रहने वाली थी। उसकी दादी उसे एक कहानी बताती है, उसे एक कहानी सुनाती है। और उस कहानी में कौन है? तो उस कहानी में नॉर्वे के डायन, वहां के चुड़ैल और उनके ब्लैक फॉरेस्ट और उनके बर्फीले पहाड़ हैं। मतलब इस कहानी में हमें ये सारी चीजें देखने को जरूर मिलेंगी। अब हम लोग कहानी को यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। It was in Norway after celebrating Christmas at my grandmother's place, while my father and mother and I were driving in icy weather just north of Oslo, that our car skidded off the road and went tumbling down into a rocky ravine। तो 8 साल का एक लड़का हमें बता रहा है कि यह नॉर्वे की बात है। हम लोग अपने दादी के घर पर क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे और क्रिसमस सेलिब्रेट करने के बाद जब मैं, मेरे फादर और मेरी माँ ड्राइव करके कहाँ पर,
वो भी ओस्लो के उत्तर की तरफ एकदम आइसी वेदर में, काफी बर्फीला मौसम था, उसमें ड्राइव कर रहे थे। तभी हमारा कार जो है वो स्किड कर गया, हमारा कार जो है वो रोड से फिसल गया और लुढ़कते हुए एक गहरे पथरीले खाई में जाकर गिर गया। तो उनका एक बहुत ही भयानक, एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया जब हमारा नैरेटर अपनी दादी के घर से क्रिसमस सेलिब्रेट करके वापस आ रहा था। माई पेरेंट्स वर किल्ड, वो नैरेटर, वो 8 साल का लड़का बताता है कि उसी एक्सीडेंट में उसके माता पिता मारे गए। आई वॉज फॉर्मली स्ट्रैप्ड टू द बैक सीट एंड रिसीव्ड ओनली अ कट ऑन द फॉरहेड। बताया गया है कि जो नैरेटर है जो नैरेटर है वो बैक सीट पे उसे बिठाया गया था, सीट बेल्ट काफी फॉर्मली, काफी स्ट्रांगली लगाया गया था, इसलिए उसको ज्यादा चोटें नहीं आई। उसके माथे पर एक हल्का सा कट लगा था, एक हल्का सा खरोच आया था, लेकिन उसके दोनों जो माता पिता हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो उसी एक्सीडेंट में मारे गए थे। I went back in my grandmother's house with her arms around me tight and both of us crying the whole night long. उसके बाद हमारा जो नैरेटर है वो अपनी दादी के घर चला जाता है और उसकी दादी उसे जोर से अपनी बाहों में पकड़ी हुई होती है और उस एक्सीडेंट को लेकर, उस हादसे को लेकर ये दोनों लोग पूरी रात रोते रहते हैं। यू विल स्टे हियर विद मी, सी सेड। नैरेटर की दादी कहती है कि अब तुम यहाँ पर मेरे पास ही रहोगे, एंड आई विल लुक आफ्टर यू, और मैं तुम्हारा देखभाल करूंगी। एम आई नॉट गोइंग बैक टू इंग्लैंड? नैरेटर अपनी दादी से पूछता है कि दादी माँ, क्या मैं वापस इंग्लैंड नहीं जा रहा हूं? नो, सी सेड, उसकी दादी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम इंग्लैंड नहीं जाओगे। आई कुड नेवर डू दैट, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। हेवन शैल टेक माई सोल बट नॉर्वे शैल कीप माई बोन्स। अब ये जो लाइन है, ये जो दोनों लाइंस हैं, इसका मतलब हमें समझना होगा, क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन है और बिना गहराई में जाए हमें इन दोनों लाइंस का जो मीनिंग है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो इन दोनों लाइंस के माध्यम से नैरेटर की दादी जो है वो अपने इमोशन के बारे में, अपने फीलिंग्स के बारे में बताती है जो नॉर्वे को लेकर उसके मन में है। वो कहती है कि मैं नॉर्वे छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी, कि अगर मैं नॉर्वे छोड़कर किसी स्वर्ग में भी चली जाती हूँ तो मेरा मन वहां पर नहीं लगेगा, मैं वहां पर मर जाऊंगी। इसलिए वो कहती है हेवन शैल टेक माई सोल, कि अगर मैं नॉर्वे छोड़कर कहीं पर भी चले जाऊं तो मैं मर जाऊंगी, बट नॉर्वे शैल कीप माई बोन्स, लेकिन नॉर्वे में अगर मैं रहूंगी तो मैं जिंदा रहूंगी। अब उसकी दादी ये बात इतनी गहराई के साथ क्यों कहती है, इतने शानदार मीनिंग के साथ क्यों कहती है? क्योंकि वो जो लड़का है, हमारा जो नैरेटर है, वो वापस इंग्लैंड जाने की बात कर रहा है, लेकिन उसकी दादी नॉर्वे छोड़ना नहीं चाहती है और वो बच्चा भी बिल्कुल अकेला है, तो फिर वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। The very next day, in order that we might both try to forget our great sadness, my grandmother started telling me stories. आगे बताया गया है, हमारा नैरेटर कहता है कि उसके अगले दिन ही, मतलब जो हादसा हुआ था जिसमें उसके माँ बाप मारे गए थे, उसके बिल्कुल अगले दिन ही हम दोनों, मतलब मैं और मेरी दादी, उस बड़े हादसे, उस बड़े दुख को भुलाना चाहते थे और इसीलिए उसकी दादी ने उसे कहानियां सुनानी शुरू कर दी। She was a wonderful storyteller and I was enthralled by everything she told me. हमारा नैरेटर कहता है कि उसकी दादी जो थी वो एक कमाल की स्टोरी टेलर थी और जब भी वो कोई कहानी उसे सुनाती थी तो वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड फील करता था, वो बहुत ही ज्यादा कैप्टिवेटिंग, इंचेंटिंग फील करता था। वो चाहता था कि उसकी दादी की हर एक शब्द को बड़े ही ध्यान से और बड़े ही मजे से वो सुनता रहे। हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो नैरेटर है वो दुबक करके अपनी दादी के पैरों के पास नीचे फ्लोर पर बैठा हुआ है और उसकी दादी जो है वो एक रॉकिंग चेयर पे बैठी हुई है और देख सकते हैं आप कितने कमाल के एक्सप्रेशन के साथ उसकी दादी उसे कहानी सुना रही है। ये वो वर्ड मीनिंग्स हैं जो कि ऊपर यूज किए गए हैं। स्किडेड का मतलब होता है स्लिड साइडवेज इन एन अनकंट्रोल्ड वे। जब गाड़ी बर्फ पे चलती है तो वो कभी कभी अनकंट्रोल हो जाती है, अनियंत्रित हो जाती है और फिसल जाती है और इसी हादसे की वजह से उसके माँ बाप मारे गए थे। रवाइन का मतलब होता है डीप नैरो वैली विद स्टीप साइड्स।
मतलब काफी गहरी खाई होती है और दोनों तरफ की जो चढ़ाई होती है वो काफी तीखी होती है, और इंथ्रेल्ड का मतलब होता है इंटरेस्टेड और अटेंटिव। आगे बढ़ते हैं। बट आई डिडंट बिकम एक्साइटेड रियली until she got on to the subject of witches. अब यहाँ पर हमारा नैरेटर कहता है कि भले ही उसकी दादी ने उसे कई सारी कहानियां इससे पहले सुनाई थी, उसकी दादी ने उसे अलग अलग चीजों के बारे में बहुत सारी कहानियां उसे बताई थी, लेकिन उन कहानियों को सुनकर वो उतना ज्यादा एक्साइटेड कभी नहीं हुआ था जितना कि उन कहानियों को सुनकर वो एक्साइटेड होने लगा जब उसकी दादी उसे विचेस, डायनो और चुड़ैलों के बारे में बताने लगी। मतलब जैसे ही उसकी दादी ने चुड़ैलों के बारे में, डायनो के बारे में कहानियां कहनी शुरू की, तो हमारा जो नैरेटर है, वो छोटा सा जो लड़का है, 8 साल का लड़का, वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। शी वॉज apparently a great expert on these creatures. हमारा नैरेटर कहता है कि दादी माँ जिस तरीके से चुड़ैलों और डायनों के बारे में कहानियां कहती थी, ऐसा लगता है कि वो इन चीजों की एक्सपर्ट थी। Everything she was telling me about witches had actually happened and I had better believe in it. हमारा नैरेटर कहता है कि दादी माँ चुड़ैलों के बारे में, डायनों के बारे में जो कुछ भी बता रही थी वो सच में हुआ था, और मैंने ऐसा मान भी लिया था, और मेरा यकीन इन चीजों में बहुत ही ज्यादा था। मतलब हमारा नैरेटर जो है वो भूत प्रेतों में, डायनों में, चुड़ैलों में बहुत ही ज्यादा बिलीव करता है। वो कहता है व्हाट वाज वर्स, जो बहुत ही बुरा था, व्हाट वाज फार फार वर्स, और जो बात और ज्यादा बहुत ही ज्यादा बुरा था वो क्या था, वाज दैट विचेस वर स्टिल विद अस, कि वो सारे चुड़ैलें, वो सारे डायन जिनके बारे में उसकी दादी उसे कहानी में बताया करती थी, वो कहती थी कि वो सारे चुड़ैलें, वो सारे विचेस अभी भी हम सब के साथ हैं, अभी भी हम सबके बीच है, वो चुड़ैलें कहीं पर भी नहीं गई हैं, और यही बात सबसे ज्यादा बुरी थी। इस बात को सुनकर जो नैरेटर है, जो लड़का है, वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। दे वर ऑल अराउंड अस एंड आई हैड बेटर बिलीव दैट टू। उसकी दादी कहती है कि वो सारे के सारे विचेस जो हैं वो हम सब के चारों तरफ हैं, और इस बात को भी हमारे नैरेटर ने सही मान लिया था। यू मस्ट लिसन टू मी, माई ग्रैंड मदर सेड। राइटर कहता है कि मेरी दादी ने कहा कि मुझे उनकी बातों को जरूर सुनना चाहिए। यू मस्ट रिमेंबर एवरीथिंग आई टेल यू। फिर उसकी दादी कहती हैं कि सुनो, मैं तुम्हें जो कुछ भी बता रही हूं, तुम्हें उसे याद रखना चाहिए। आफ्टर दैट ऑल यू कैन डू इज क्रॉस योर हार्ट एंड प्रे टू हेवन एंड होप फॉर द बेस्ट। और इन सभी चीजों को याद रखो, और फिर उसके बाद अपने दिल को थाम लो, और फिर भगवान से, अल्लाह से, ईश्वर से प्रार्थना करो, और ये प्रार्थना करो कि सब कुछ ठीक रहे, सब कुछ अच्छा हो जाए। वी वर इन द बिग लिविंग रूम ऑफ हर हाउस इन ओस्लो एंड आई वॉज रेडी फॉर बेड। अब नैरेटर कहता है कि हम लोग अभी ओस्लो में थे, ओस्लो के दादी जी के घर में थे, और हम लोग अभी उस घर के एक बड़े से लिविंग रूम में बैठे हुए थे, और मैं बिस्तर पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार था, मैं सोने के लिए बिल्कुल तैयार था। द कर्टन्स वर नेवर ड्रॉन इन दैट हाउस। उस घर में जो पर्दे लगाए गए थे, उन पर्दों को कभी भी नहीं गिराया जाता था। एंड थ्रू द विंडोज आई कुड सी ह्यूज स्नोफ्लेक्स फॉलिंग स्लोली onto an outside world that was as black as tar। और बताया गया है क्योंकि पर्दे कभी गिराए नहीं जाते थे, इसलिए खिड़कियां हमेशा के हमेशा खुली रहती थी। और हमारा नैरेटर कहता है कि उन खुली खिड़कियों से होकर मैं बाहर की दुनिया को देखता था, और मैं देखता था कि कैसे बाहर की दुनिया के ऊपर बड़े बड़े स्नो फ्लेक्स जो हैं, बर्फबारी हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है, और बाहर इतना ज्यादा अंधेरा है जैसे कि मानो कि वो अलकतरा जैसा दिख रहा हो। टार हम लोग अलकतरे को कहते हैं, जिसका प्रयोग करके, जिसका इस्तेमाल करके रोड बनाया जाता है। तो आपने रोड बनते हुए देखा होगा, उसे हम लोग पिच भी कहते हैं, और उसे हम लोग हिंदी में अलकतरा भी कहते हैं। और यहाँ पे एक वर्ड आपको सीखने को मिला, टार। टार काफी काला होता है, तो यहाँ पे टार से रात के अंधेरे को कंपेयर किया गया है, तुलना किया गया है। माई ग्रैंड मदर वॉज ट्रेमेंडसली ओल्ड एंड रिंकल्ड। नैरेटर कहता है कि मेरी दादी माँ बहुत ही ज्यादा बूढ़ी थी, और उनके शरीर पे झुर्रियां पड़ गई थी, मतलब उनके स्किन जो है वो सिकुड़ गए थे।
माई सेल्फ जस्ट 7 years old, और मैं तो उस समय अभी अभी सिर्फ 7 साल का ही था। एंड वॉज क्राउच्ड ऑन द फ्लोर एट हर फीट, और मैं उसके पैरों के पास फ्लोर पर दुबक करके बैठा हुआ था, जैसा कि ऊपर मैंने आपको पिक्चर में दिखाया भी। वियरिंग पजामाज, ड्रेसिंग गाउन एंड स्लीपर्स, और उस समय मैंने पजामाज, ड्रेसिंग गाउन और चप्पल पहन रखे थे। Listen, she said, I have known no less than 5 children who have simply vanished off the face of this earth, never to be seen again. The witches took them. अब उसकी दादी एक बात कहती है, और ये काफी डरावनी बात है। वो कहती है, सुनो बच्चे, मुझे सुनने को मिला है कि कम से कम 5 बच्चे यहाँ से, इसी जगह से गायब हो गए हैं, और उसके बाद वो कभी भी दिखाई नहीं दिए हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो विचेस हैं, जो चुड़ैलें हैं, वो उन 5 बच्चों को अपने साथ ले गई हैं। आई स्टिल थिंक यू आर जस्ट ट्राइंग टू फ्राइटन मी, आई सेड। अब पहली बार हमारा नैरेटर अपनी दादी से कहता है कि दादी माँ, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अभी भी मुझे डराने की कोशिश कर रही हैं। उसकी दादी क्या कहती हैं? आई एम ट्राइंग टू मेक आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर यू डोंट गो द सेम वे, सी सेड। उसकी दादी कहती है, अरे नहीं, मैं तो ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही हूं कि तुम उधर मत जाना, तुम उन रास्तों पे मत जाना। आई लव यू, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। एंड आई वॉन्ट यू टू स्टे विद मी, और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। टेल मी अबाउट द चिल्ड्रन हु डिसअपियर्ड, आई सेड। अब हमारा नैरेटर अपनी दादी से एक सवाल पूछता है। वो कहता है कि दादी माँ, मुझे उन बच्चों के बारे में बताइए जो गायब हो गए थे। The first child I knew who disappeared, she said, was called Ragnhild Hansen. उसकी दादी कहती हैं कि जो पहला बच्चा या बच्ची, हम लोग आगे देखेंगे कि जो गायब हुआ था पहला बच्चा, वो लड़का था या लड़की था। तो वो कहती हैं कि जो पहला बच्चा गायब हुआ था जिसे मैं जानती थी, उसका नाम था रैंगिल्ड हैंसन। रैंगिल्ड वॉज अबाउट 8 एट द टाइम, और रैंगिल्ड जब गायब हुआ था या हुई थी, सी वॉज प्लेइंग। अब हमें समझ में आ गया कि रैंगिल्ड हैंसन जो है वो एक लड़की का नाम है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि जब रैंगिल्ड हैंसन गायब हुई थी तब वो सिर्फ 8 साल की थी। एंड सी वॉज प्लेइंग विद हर लिटिल सिस्टर ऑन द लॉन, और जब वो गायब हुई थी उस समय, उससे पहले वो अपनी छोटी बहन के साथ लॉन में खेल रही थी। देयर मदर, who was baking bread in the kitchen, came outside for a breath of air. और इन दोनों बच्चियों की माँ, मतलब रैंगल्ड हैंसन और उसकी छोटी बहन, इन दोनों बच्चियों की माँ जो कि किचन में रोटी बना रही थी, वो फ्रेश एयर लेने के लिए घर के बाहर आई थी। वेयर इज रैंगल्ड, सी आस्क्ड। और जब वो वापस लौटी और उसने देखा कि रैंगल्ड हैंसन वहां से गायब है, तो उसने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि अरे, रैंगल्ड कहाँ है? She went away with the tall lady, the little sister said. तो रैंगिल हैंसन की छोटी बहन ने कहा, अरे रैंगिल तो उस लंबी सी औरत के साथ चली गई। What tall lady? The mother said. अब उसकी माँ जो है, रैंगिल की माँ, उस अपनी छोटी बेटी रैंगिल की छोटी बहन से पूछती है कि कौन सी लंबी औरत, कौन सी लंबी औरत के साथ तुम्हारी बहन चली गई, मुझे बताओ। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आखिर वो लंबी औरत कौन थी। अभी तक के लिए इस चैप्टर को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि स्टोरी जो है वो काफी बड़ा है और वीडियो जो है वो काफी लंबा हो जाएगा। और लंबा वीडियो आप लोग देखते नहीं, आप लोग बीच में ही वीडियो को छोड़कर चले जाते हैं। तो हम लोग पार्ट 2 में इस स्टोरी को और आगे बढ़ाएंगे, और पार्ट 2 में ही इस स्टोरी को हम लोग फिनिश करेंगे और देखेंगे कि आखिर वो लंबी औरत कौन थी जो कि रैंगिल्ड हैंसन को अपने साथ ले गई थी। ये कुछ वर्ड मीनिंग्स जो कि ऊपर यूज किए गए थे, मैं इनके बारे में आपको बता दूं। टार, अ थिक ब्लैक स्टिकी लिक्विड, एक मोटा सा ब्लैक सा चिपचिपा लिक्विड दैट बिकम्स हार्ड व्हेन कोल्ड, और जैसे ही वो ठंडा होता है वो काफी हार्ड, सख्त हो जाता है। ऑब्टेन फ्रॉम कोल एंड इज यूज्ड स्पेशली इन मेकिंग रोड्स, और कोयले से हमें ये प्राप्त होता है, पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, और टार का यूज करके हम लोग सड़क बनाते हैं, रोड बनाया जाता है। ट्रेमेंडसली कहने का मतलब ह्यूजली, बहुत ही ज्यादा। क्राउच का मतलब होता है पुट द बॉडी क्लोज टू द ग्राउंड बाय बेंडिंग द लेग्स एंड हेड, जब आप अपने दोनों पैरों को सिमेट लेती हो और
सिर को उन दोनों पैरों के पास रख लेते हो, उस पोजीशन को हम लोग क्राउच्ड कहते हैं, दुबक करके बैठना। और ये पोजीशन अक्सर लोग डर करके लेते हैं। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।